नमस्कार ऑल इंडिया एमआईएंस। मैं हर्षवर्धन जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्या हालचाल हैं आपके? ऑल राइट। जबरदस्त सर। सभी लोग म्यूट हैं? यस सर, सब म्यूट है सर। ऑल राइट। कितने लोग हैं रोहित जी जो बात कर सकते हैं? सर एक्चुअली जिस तरीके से लोड बढ़ रहा है सर, किसी को परमिशन नहीं दिया गया है। 2-3 लोग हैं। सर हैं, संजय सर हैं, वो आप बात कर सकते हैं सर, बाकी सबको अनम्यूट किया हुआ है जी सर। ठीक है सर। तकरीबन यूट्यूब में 3000 लोग के आसपास आपको देख रहे हैं सर, और यहाँ पे 1000 लोग हैं जूम पे। शेयर। ओके वंडरफुल वंडरफुल। मैं सारे लोगों का स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का। मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा सा एक बार हाथ हिला दीजिए, या मुझे रोहित जी आप बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है ना? ऑल राइट। तो दोस्तों, पूरे इंडिया में जितने लीडर्स अभी मुझे सुन रहे हैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग और हम सब लोग एक साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसके लिए मैंने बहुत देर से प्लानिंग की। और आज थोड़ी सी चीजें ऐसी अनसर्टेन हुई जो हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए और पिछले 30-40 मिनट लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब चीजें सब फेवरेबल है। आप और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस सेशन को। अब वन वे ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही है और मुझे सीधा आपसे बात करनी है, तो बस आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं और बातचीत को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक और आज का सब्जेक्ट आपको पहले से कल अनाउंस कर दिया गया था। उसका नाम है ट्रेजेडी और ब्लेसिंग्स। ट्रेजेडी और ब्लेसिंग्स, ठीक है, परफेक्ट। ट्रेजेडी और ब्लेसिंग्स, दोस्तों ये दोनों शब्द हिंदुस्तान की जनता ने पिछले 1 महीने में जितनी ज्यादा बार सुने हैं, जितनी ज्यादा बार महसूस किया है, उतना पहले कभी नहीं किया। आज आप और हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेडी हो गई, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं ब्लेसिंग्स है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ जोरदार होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, कुछ ऐसे अतीत की ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने इतिहास को झकझोर के रख दिया था। से जहाज, पानी का जहाज जाता था जो अमेरिका लेके जाता था, उनका बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग भी जिंदगी में कभी ना कभी अमेरिका जाने का सपना पूरा करें। बहुत मेहनत की, कई दिनों का पैसा जोड़ के जमा करके उन्होंने फाइनली अमेरिका जाने के लिए वीजा और टिकट्स खरीद लिए और पानी के जहाज की टिकटें बुक करवा ली। बहुत खुश था परिवार और बहुत रौनक थी परिवार में। सारे 9 के 9 बच्चे खुश थे, पति पत्नी दोनों खुश थे कि अमेरिका जाएंगे घूमने, और खरीदारी चल रही थी, बहुत जबरदस्त घर में माहौल था। और जैसे ही जहाज जाने वाला था उसके 7 दिन पहले जो सबसे छोटा बच्चा था उनका, उसके पांव में कुत्ते ने काट लिया। एक कुत्ता था जिसने पांव में काट लिया, और जैसे कुत्ते ने काटा और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलता है कि इस बच्चे को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, मतलब इस बच्चे को अब अकेला रहना पड़ेगा। ये बच्चा अगले कई दिनों तक लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। और जैसे आज हम लोग, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अपने अपने जगह पे क्वारंटाइन होकर बैठे हैं या फिर एकांत में बैठे हैं, ऐसे उस बच्चे के लिए भी आदेश दिया। तो डॉक्टर की ये बात सुनते ही पूरा परिवार सदमे में आ गया। और जैसे ही ऐसा सदमा लगा, क्योंकि टिकट्स नॉन रिफंडेबल थे और पूरे परिवार का सपना था वर्षों से कि अमेरिका घूम के आएंगे, लेकिन अमेरिका का सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा था। और वही हुआ, फाइनली उनका सपना टूट गया और उनके सारे टिकट्स में जितने पैसे लगे थे वो सब बर्बाद हो गए। अब मैं आप सब लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, जब कुत्ते ने काटा होगा तब परिवार को कितना बुरा लग रहा होगा। जब टिकटों के कई हजारों रुपए उस जमाने में, ये बात है 1912 की, सन 1912 की, कई हजारों डॉलर और पाउंड उनके खर्च हो गए होंगे, तब कितना दुख हुआ होगा। और जब जहाज रवाना हो गया 10 अप्रैल 1912 को, जब जहाज रवाना हो गया तब कितना दुख हो रहा होगा। वो ढूंढ रहे थे उस कुत्ते को कि उस कुत्ते को मार दे, वो गालियां दे रहे थे प्रकृति को, वो भगवान को गालियां दे रहे थे। और 4 दिन के बाद 15 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग सुबह वो जहाज जिसमें वो जाने वाले थे, वो जहाज पानी में डूब गया। दुनिया उस जहाज को टाइटैनिक के नाम से जानती है। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कुत्ता काट रहा था तब कैसा लग रहा था? जब अमेरिका के टिकटों का पैसा लग गया था तब कैसा महसूस हो रहा था? और जब लोग जा रहे थे अमेरिका घूमने तब कैसा महसूस हो रहा था? उस पूरे परिवार की वो हालत थी जिसे वो कहते थे कि ये दर्दनाक हालत है। लेकिन टाइटैनिक जहाज डूबने के बाद वो आदमी जिसे मिस्टर क्लार्क कहते हैं, वो कुत्ते को ढूंढ रहा था गली गली,
वो ढूंढ रहा था, हे भगवान उस कुत्ते को मिला दो जिसका महान ऋण है हमारे ऊपर। अगर वो कुत्ता नहीं काटता तो आज हम लोग उस जहाज में होते और हम पूरे परिवार उसमें मर जाते। 1500 से ज्यादा डेथ हुई थी टाइटैनिक में, और इस परिवार की कहानी गूगल के ऊपर है, आप सर्च कर लीजिए, मिस्टर क्लार्क, स्कॉटिश पर्सन, टाइटैनिक ट्रेजेडी। अब मैं आप सब लोगों को जो आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप 4000 5000 लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब उसको, उसके परिवार पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो दुनिया में कोई भी इंसान कह सकता था क्या कि ये ब्लेसिंग्स है? नहीं कह सकता था। सबको यही लग रहा था ये ट्रेजेडी है, लेकिन ट्रेजेडी नहीं थी, ब्लेसिंग्स थी। और ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकलने में जो समय लगता है, वो जो पहचान पाए, वो जो समझ पाए, वो जो अंतर चेतना से प्रकृति से जुड़ पाए कि दुनिया में जब भी कोई ट्रेजेडी होती है उसमें से ब्लेसिंग्स तब निकलती है जब हमारा पूरा माइंड और अंतर चेतना प्रकृति में इतना सजग होकर ये देखती है कि हम कैसे, क्या चीजें हैं प्रकृति जो इशारा कर रही है, प्रकृति क्या संकेत देना चाह रही है। अभी वर्तमान के हालात आपको बताता हूं। अभी तक भारत में लगभग 1100 मौतें कोरोना से हो चुकी है। 40 दिन में 1000 से 1100 मौतें, यूं कहें लगभग आज का डेटा अगर मैं बताऊं तो 1200 डेथ अब तक हो चुकी है कोरोना से। तो 40 दिन में 1200 मौत, और इसको हम लोग त्रासदी मान रहे हैं। एक रूप में अगर यहीं पे सुई अटका दे तो त्रासदी ही लगेगी, त्रासदी ही है। लेकिन ब्लेसिंग्स उनको दिखेगी जो गहरे से सचेत होकर प्रकृति को देखते हैं। 1200 डेथ 40 दिन में, और हिंदुस्तान में डेली 1217 लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। पिछले कई वर्षों से एवरेज हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में 1200 लोग मर रहे हैं। तो जो 1200 लोग एक दिन में एक्सीडेंट से मर रहे हैं, 40 दिन में जिस बीमारी ने अब तक 1200 लोगों को इस दुनिया से लील लिया हमारे भारत से, और 48,000 लोगों की जान बचा दी इस कोरोना ने, अगर डेथ से डेथ की तुलना करोगे तो आपको नहीं लगता कि ये ट्रेजेडी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है। लेकिन पार की नजरें चाहिए, प्रकृति के प्रति अपना अपूर्व स्नेह चाहिए, थोड़ा संकेत समझने की जरूरत है। 48,000 लोग नहीं मरे क्योंकि कोरोना था। आज वो लोग अपनी जिंदगी में कैसे न कैसे इस त्रासदी को तो झेल रहे हैं, त्रासदी को तो झेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचा लिया। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से वो लोग स्थिर है। अब मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, बताओ ट्रेजेडी और ब्लेसिंग्स में ये कैसे कह सकते हैं हम लोग कि ये ट्रेजेडी है? आज कितने लोगों की जान एक्सीडेंट की वजह से बच गई, कितना ईंधन बच गया, कितनी चीजें बच गई। मैं आपसे सच कह रहा हूं, फाइनली अगर कुछ चीजों को आप देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे भारत में नोटबंदी हुई थी, बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, तो पूरे देश को लगा ये ट्रेजेडी है। लेकिन आप ये सोचो कि उस एक ट्रेजेडी ने हिंदुस्तान के 40 से 50 करोड़ लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाई, डिजिटली पेमेंट करना सिखाया, पेमेंट की लेन देन करना सिखाया, पेटीएम करना सिखाया। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो अगर नोटबंदी नहीं होती तो अपने अंदर अपग्रेडेशन नहीं होता। हमेशा ट्रेजेडी में से क्या ब्लेसिंग्स निकाल सकते हो, जिस आदमी की ऐसी पार की नजरें हैं वो ही ये बात समझ पाएगा। मैंने पहली बात आपसे की, अगर आपको मेरी बात कन्वे हुई है, आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरी पूरी बात इतनी देर जो मैंने बोला वो सुन पाए हैं, तो थोड़ा मुझे इशारा कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूं। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। दोस्तों मैं आपके सामने अगली स्लाइड ला रहा हूं। पिछले 100 वर्षों में भारत में जितने लोग अब तक अमीर बने हैं और जिन जिन कामों से अमीर बने हैं, जिन कामों को बहुत ज्यादा फेमस माना जाता था, जिन कामों से लोग अमीर बनने का रास्ता बहुत इजी समझते थे, और जिन कामों से लोगों ने वाकई में अमीरी हासिल की थी, आज उन कामों को चेक करने की जरूरत है कि उन कामों से जिनसे लोग अमीर बने थे उनके वर्तमान में क्या हालात है। देखो, लोग रियल एस्टेट से अमीर बनने का रास्ता अपनाते थे, लेकिन आज के हालात क्या हैं? आज के हालात मंदी की तरफ चले गए। आज कोई व्यक्ति निवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि दुनिया वायरसों की दुनिया में आई है, आने वाला समय किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने का है। हर व्यक्ति सजग हो गया, सतर्क हो गया। रियल एस्टेट से अमीर बनने वाले लोगों में आज ये धंधा मंदी की तरफ है।
दूसरा धंधा स्टॉक मार्केट। आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को आप स्टडी करोगे, अगर आप स्टडी करोगे तो आपको एक चीज लगेगी कि बड़े बड़े अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, यूके का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, चाइना का, दुनिया का हर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। आपको क्या लगता है अब स्टॉक मार्केट से अमीर बनना इतना आसान है? नहीं है दोस्तों। एक और व्यापार था जिसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। था का मतलब ये नहीं है कि अब नहीं होंगे, था का मतलब है वर्तमान के सिनेरियो को अगर लंबा खींच दिया जाए, अगर ये पीरियड लंबा खिंच जाए तो आप कल्पना करो कि कंस्ट्रक्शन की हालत क्या होगी। कितने कितने रियल एस्टेट के व्यापार, कितने स्टॉक मार्केट के लोग और कितने कंस्ट्रक्शन से जितने लोग लिंक में थे, आज उनका व्यापार, उनकी हालत क्या हो गई। एक और व्यापार है फाइनेंस का। आज कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को उधार देने से डर रहा है, कोई भी व्यक्ति अपना पैसा मार्केट में लगाने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस के व्यापार में तकलीफ आ गई। लॉजिस्टिक का व्यापार, करोड़ों लोग जिस व्यापार से जुड़ते थे वो लॉजिस्टिक का व्यापार आज मंदी की तरफ चला गया। एनर्जी का व्यापार मंदी की तरफ चला गया। दुनिया के बड़े से बड़े बाजार और बड़े से बड़ी इंडस्ट्रियों के लोग आज कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे की तरफ ले गए और अगले कई वर्ष लग जाएंगे। आज रेस्टोरेंट का बिजनेस आप देखोगे, पब्लिक प्लेस वाले बिजनेस देखोगे, आज दुनिया के मल्टीप्लेक्स वाला बिजनेस आप देखोगे तो यहाँ लोगों की आवाजाही नहीं होगी। ये सारे वो काम थे जिससे लोग अमीर बनते थे। हेल्थ केयर का व्यापार, कंज्यूमर रिटेल का व्यापार, स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो मैं एक सेकंड, और टेक्नोलॉजी का व्यापार। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं 9 ऐसे बड़े बिजनेस हैं जिनसे पिछले कई वर्षों में लोग अमीर और कामयाब हुए हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ चुनने की जरूरत है। आप और हम सब लोग डायरेक्ट सेलर हैं। आप और हम सब लोग संभावनाओं की दुनिया को लोगों तक लेके जाते हैं, सपनों की दुनिया को लोगों तक लेके जाते हैं। तो अब आप कल्पना करिए कि पूरी दुनिया में रियल एस्टेट व्यापार से जुड़े हुए करोड़ों लोग आपके हमारे कस्टमर हैं। पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए करोड़ों लोग आपके अब हमारे कस्टमर हैं। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए करोड़ों लोग आपके हमारे कस्टमर हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, एनर्जी से जुड़े हुए और कई हेल्थ केयर से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और कुछ लोग जो कंज्यूमर रिटेल में अब तक ऐसा व्यापार करते थे जो ऑथराइज तो था लेकिन अनऑर्गेनाइज था, उसको ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगता था, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके। तो अब मैं आपको इन 9 में से 3 काम ऐसे बता रहा हूं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला काम है हेल्थ केयर। आप और हम सब लोग इस बिजनेस में हैं, तो बताइए हम लोगों को हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। आज हम हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कंज्यूमर रिटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट अगर कर लें, बस एक सहारा चाहिए टेक्नोलॉजी का। अगर ये सहारा ले लिया तो दोस्तों तूफान मच जाएगा। मैं कल भी आज संकेत सर से बात कर रहा था बिजनेस वॉल्यूम का। जब मुझे उन्होंने बताया 8 से 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जब गया है तो मैं फिर खुश हो गया। अरे 8 से 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम, जहां दुनिया का हर व्यापार तबाह है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री रियल एस्टेट में जीरो मुनाफा है, स्टॉक मार्केट जीरो मुनाफा, कंस्ट्रक्शन जीरो मुनाफा, फाइनेंस जीरो मुनाफा, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी जीरो मुनाफा। हमारा बिजनेस फिर 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम। और मैं वादा कर रहा हूं आपसे, अगले 2 वीक में 17 मई से पहले इस लॉकडाउन में हम लोग जरूर इस बिजनेस वॉल्यूम को 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रॉस करेंगे, 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रॉस करेंगे, जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम माना जाता था। तो दोस्तों ये स्लाइड मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप में से बहुत सारे लोग एक प्रश्न पूछते हैं, अब सर हम कैसे करें, हम क्या करें? अरे ये प्रश्न अपन पूछेंगे, ये महाबेवकूफी का प्रश्न है। रिटेल बिजनेस अपना है, हेल्थ केयर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। आज ये टेक्नोलॉजी से आप और हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है भैया, और हम दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री में अपना नाम लिखवा लेंगे, दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंपनी में हम अपना नाम लिखवा लेंगे। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस पे लागू करना है, क्योंकि हम कंज्यूमर रिटेल में हैं, हम हेल्थ केयर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमें सिर्फ ये काम करने हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलें, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, ये पूरी स्लाइड आप तक कन्वे हुई? यस सर। ऑलराइट, थोड़ा इशारा भी कर देंगे मुझे? ऑलराइट 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 दोस्तों, लिखते जाइएगा, क्योंकि अब यही अपने आरटीपी हैं और यही अपने ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है, अगर अमीर और कामयाब बनना है तो अब अगला स्टेप चुन लीजिए। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये इस वक्त चल रहा है जो समय, ये डायरेक्ट सेलर के लिए ट्रेजेडी नहीं है, ये एमआई के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ट्रेजेडी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है। आप जो मुझे हजारों लोग अभी सुन रहे हैं, इनमें से जो लोग पहली स्लाइड को ओवरकम करके मुझ तक आ गए, जो ये मान चुके हैं कि ये ट्रेजेडी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है, ये बुरा वक्त नहीं है, इसमें से अपॉर्चुनिटी को निकाल के आगे बढ़ना है। जो उससे निकल के बाहर आ गए उसको अगली बात समझ में आई होगी कि दुनिया के 9 बड़े व्यापार में अब हम लोग वो हैं जो अपने व्यापार को तेज गति से बढ़ाने वाले हैं। अब जो स्लाइड आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए एक बार। दोस्तों, 95% नेटवर्कर अभी ऐसे जोन में जा चुके जिसे कंफर्ट जोन कहा जाता है। मैं नेटवर्करों की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में से जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले कोरोना योद्धा हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके अलावा भारत के कई करोड़ लोग परमानेंट सदमे में जा चुके, परमानेंट कंफर्ट जोन में जा चुके, क्योंकि राशन सरकारें दे रही है, मदद कोई ना कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर रही है, कोई ना कोई हितैषी पड़ोसी शुभचिंतक मदद कर रहा है। तो अब आदमी ये सोच रहा है बस शांति से घर में बैठ जाओ, कुछ करना ही नहीं है। इसे कहा जाता है कंफर्ट जोन। दुनिया में जो लोग कंफर्ट जोन में चले गए, वो लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी को कोसों दूर पीछे छोड़ चुके, वो लोग अपनी कामयाबी को कई दूरी पे छोड़ चुके, जहां पे वो इंसान कामयाब हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जोन में, कंफर्ट जोन में कामयाबी है ही नहीं। कंफर्ट जोन कभी किसी को कामयाबी दिला ही नहीं पाया। अगर कंफर्ट जोन से कामयाबी मिलती तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अब तक अमीर बन चुके होते। ये समय कंफर्ट जोन में जाने का नहीं है, ये समय अपने आप को निकालने का है, बाहर निकालने का है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जो गुफा में घुस गए उनसे बाहर निकलो। जो लोग अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि कुछ खुलेगा तब होगा, मीटिंगें चलेगी तब काम करेंगे, जब बड़े बड़े जीटीएस होंगे तब काम करेंगे, जब बहुत बड़े सेमिनार होंगे तब काम करेंगे, आप हजारों लोगों से पीछे हो जाएंगे। आप जिंदगी में उन लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे जो अमीर और कामयाब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो मर्द वाला डिसीजन लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कौन सा है कंफर्ट जोन? इस माइंड में जो ब्लॉकेज हो चुके, वो ब्लॉकेज आपको ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का सहारा ले लो, माइका लाल कोई है नहीं दुनिया में जो आपकी कामयाबी रोक लेवे, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन सिर्फ सुरक्षा देता है लेकिन कभी जिंदगी में आपको कामयाब नहीं होने देता। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, और जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो अगले जोन में एंटर करोगे, वो है डर का जोन, वो है फियर का जोन। इसमें बहाने हैं, इसमें कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और दुनिया जो आपको कहती है वो आपके ऊपर अफेक्ट करता है। लोग आपको कहते हैं रहने दे, मत करे, अब तो सुधर जा, अब तो समझ जा। ये कंफर्ट जोन से जो बाहर आएंगे उनको जबरदस्त तरीके से बहाने घेर लेंगे, कॉन्फिडेंस घेर लेगा, उनको अफेक्ट हो जाएंगे वो लोग कि कैसे न कैसे लोगों की बात सुनकर वो रुक जाएगा। अभी 95% लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रुके हुए हैं, सिर्फ 5% नेटवर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर मार्च के इस वीक में भी
मार्च अप्रैल और मई तक अगर बिजनेस लगातार कंटिन्यू आ रहा है तो मान के चलिए ये बिजनेस कुछ लोग कर रहे हैं तब आ रहा है, कुछ लोग हैं जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कोई बेचारा टूटी फूटी टेक्नोलॉजी काम में ले रहा है, कोई वीडियो कॉल काम में ले रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन फियर जोन में निकलोगे, सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आते डर लगेगा कैसे होगा, वीडियो कॉल पे बात कैसे करूं, फॉलो अप कैसे करूं, प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे उसको कैसे कन्विंस करूं, तो बहाने बनाता है बाद में करेंगे बाद में करेंगे। अरे बाद में कब करोगे? आपका बिजनेस ऐसा है ही नहीं जो रुक सकता हो, आपका बिजनेस इस नेचर का है नहीं जिसे कोई रोक सकता हो, नहीं रुक सकता। आपको समझना पड़ेगा, नहीं रुकेगा। आप रुक सकते हो, ये बिजनेस नहीं रुक सकता। आप अगर ठान लो कि मुझे फियर जोन से भी ओवरकम करना है, बाहर निकलना है, तो लर्निंग जोन में आओगे। और लर्निंग जोन कहता है नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, नई स्किल्स इजाद करो। और लर्निंग जोन क्या है? आज आप और हम जूम पे बात कर रहे हैं, ये नया लर्निंग जोन है। वीकली 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंच गए, ये नई स्किल्स है, नई टेक्नोलॉजी है, ये नया उत्साह है, ये नया जोश है, ये नया जुनून है। ये कैसे पहुंच रहे हैं? आज महीने की इनकम 3-3, 4-4 लाख रुपए तक पहुंच रही है लीडर की। आज एमआई के कम से कम दर्जनों लीडर हैं जिनकी सीलिंग कंटिन्यू है। ये क्यों है भैया? अरे वो फियर जोन से भी बाहर आ गए, वो लर्निंग जोन में आ गए, उन्होंने नए चैलेंजेस से डील करना सीख लिया, उन्होंने जुगाड़ लगा लिया, कैमरे के सामने आना चालू कर लिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब कैमरे पे आने से क्या होगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाने से क्या होगा, कैसे होगा, इससे बिजनेस थोड़ी होता है। अरे प्रैक्टिस होती है, डर निकलता है। डर के जोन से निकलने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो 50 साल में नहीं किया, 100 सालों में नहीं किया, जो इस इंडस्ट्री में 100 देशों में 70 सालों में नहीं किया। वो काम करना पड़ता है जब लर्निंग जोन से बाहर आते हैं। तब फियर जोन से जब बाहर आते हैं और लर्निंग जोन में एंटर करते हैं तो नए चैलेंजेस आते हैं। तो आज यूट्यूब पे आना, फेसबुक पे आना, अपने आप को कहीं ना कहीं डिजिटली प्रेजेंट करना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई भी चोट व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ये अभ्यास करवा रही है। लर्निंग ये सिखाने का जोन चल रहा है, और सीखने का जोन आपको नई स्किल्स डेवलप करता है, नई चीजें डेवलप करता है, नए रास्ते डेवलप करता है। और अब है जो लर्निंग जोन में आ गया वो ग्रोथ जोन में एंटर करेगा। और ग्रोथ जोन वो है दोस्त जहां सपना वापस जी लिया जाता है, जहां पर्पज वापस याद आ जाता है, जहां गोल्स दोबारा सेट हो जाते हैं। एक बार आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्लाइड को परमानेंटली लाइफ में सेव कर लो ताकि आपको ये बात समझ में आए, क्योंकि ग्रोथ जोन में वही आ सकता है जो लर्निंग जोन में आएगा। अगर कोई सोचे लर्निंग जोन में नहीं आऊंगा, फियर जोन में नहीं जाऊंगा, कंफर्ट जोन में नहीं, डायरेक्ट ग्रोथ जोन में, कभी नहीं होगा। हर ग्रोथ जोन वाला आदमी लर्निंग जोन से होता हुआ गुजरेगा। यूट्यूब पे अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, फेसबुक पे अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, अपने आप को हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना होगा, बार बार कैमरे के सामने दिन में 10 बार 20 बार आना होगा, बार बार लोगों को प्लान दिखाना होगा। ये लर्निंग जोन है। और जो डर के गुफा में बैठ गए, कोप भवन में चले गए, वो कभी भी लर्निंग जोन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने सपनों को और अपने उद्देश्य को अगर जीना है, अपने सपने को वापस हवाएं देनी है, इस ट्रेजेडी का काल जो लोगों को लग रहा है, इसमें भी अगर ब्लेसिंग्स निकालनी है दोस्तों, तो आपको ग्रोथ जोन में आना होगा। इसलिए ग्रोथ जोन में आने के लिए अपनी तैयारी करो। थोड़ी एनर्जी ले लेता हूं, तब तक आप लिख लो। रोहित जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, सब लोग क्लियर है सर। ऑल राइट, ऑल राइट। आप और हम लोग अगर ग्रोथ जोन में आना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, फियर जोन में एंटर करो, और फियर जोन से लर्निंग जोन में एंटर करो, और ग्रोथ जोन में आओ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आपको अगर जिंदगी में अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पूरी दुनिया के सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भारत की तरफ? एक बहुत बड़ा कारण है। जिस अमेरिका की आबादी कुछ करोड़ है, वहां 60,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और ऐसा देश जिस भारत माटी में इतना पुण्य है कि 130 करोड़ लोगों के देश में 1200 लोगों की मृत्यु हुई है।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग दुनिया के 112वें नंबर पे आ रहे थे। हमसे 100 गुना टॉप वाले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के देशों में हजारों डेथ हो गई, लेकिन भारत का पुण्य क्यों काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ की लीडरशिप ऐसी स्टाइल को लीड कर रही है जो पूरी दुनिया जिसको आज फॉलो कर रही है। जैसे देश में देश का राजा, देश का वजीर आजम और प्रधानमंत्री लोगों से आके कनेक्ट हो रहा है, लोगों को एक साथ एनर्जी को वेव करवा रहा है, कभी ताली बजाना, कभी थाली बजाना, कभी घंटी बजाना, कभी दीप जलाना, यह है ऊर्जा का वाइब्रेशन फैलाना। ऐसे हमें भी अपने नेटवर्क में एक साथ ऊर्जा का वाइब्रेशन फैलाना है। क्या है ऐसा ऊर्जा का वाइब्रेशन, कैसे फैलता है? जब हम ऐसी क्वालिटी का, ऐसी स्टाइल का परिचय देते हैं जो लोगों में एनर्जी स्प्रेड करती है। आज अगर टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया होता, आज संकेत सर ने ये डिसाइड नहीं किया होता कि हम 1000 लोगों को, 5000 लोगों को आज एक साथ इकट्ठा करके इस बिजनेस के बारे में बात करें, तो क्या आज आप 5000 लोग अपने घरों में बैठ के कुछ क्रिएटिव कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। आज डिसीजन लिया, कल हम महाराष्ट्र के और देश के और लोगों के साथ भी, मैं 5000 लोगों के साथ जुड़ा था, मैं डेली दिन में 5 से 10,000 लोगों के साथ डेली कनेक्ट हो रहा हूँ, वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और हम रोज सृजन कर रहे हैं। हम बैठ के आराम नहीं कर रहे, हम दाढ़ी बढ़ा के रेस्ट नहीं कर रहे, हम कोप भवन में नहीं जा रहे। मैं दिन में 10 घंटे बात कर रहा हूँ रोज। इतना तो मैं उस वक्त काम नहीं कर रहा था, इतना उस वक्त नहीं बोल रहा था, इतने मेरे वोकल कोर्ड्स पे सूजन उस टाइम नहीं आई थी जितनी अब आ रही है। ये लीडरशिप है भैया। अब लीडर बनना होगा, लीडर के गुणों का विकास करने के लिए अपनी शैलियां डेवलप करनी होगी। ऐसी लीडरशिप शैलियां डेवलप करनी होगी जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग फर्क टाइम पे करते हैं। देखिए ग्राफ बताता हूं आपको लीडरशिप शैलियों का। इस दुनिया में लीडरशिप की स्टाइल होती है बेसिकली 3, मोटिवेशनल स्टाइल, पावर स्टाइल और सुपरवाइजरी स्टाइल। लिख लीजिए एक बार। लीडरशिप स्टाइल 3 प्रकार की, मोटिवेशनल स्टाइल, पावर स्टाइल और सुपरवाइजरी स्टाइल। मोटिवेशनल स्टाइल 2 प्रकार की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टाइल क्या है? कुछ मिलने की आशा है, अभी भी काम करो, जिंदगी बदल जाएगी, प्लान दिखाओ वीडियो कॉल पे, फॉलो अप करो वीडियो कॉल पे। ये मत पूछो अपने आप से कि कौन लोग देखेंगे कौन लोग नहीं देखेंगे। करोड़ों लोगों का मार्केट खाली हो गया, 15,000 नौकरियां तबाह हो गई, हजारों करोड़ों लोग हमारा वेट कर रहे हैं, सिर्फ आपको उन तक पहुंचना है, आपको मिलेगा मिलेगा। यह है पॉजिटिव मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल। और नेगेटिव मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल क्या है? बाहर मत निकलना, सूजी लेने जाओगे सुजुआ के आओगे, बाहर कोरोना है, बाहर मत जाना, लाशें बिछ जाएगी, हमें देश को बचाना होगा। यह है तो मोटिवेशनल स्टाइल। लेकिन नेगेटिव वाली मोटिवेशनल स्टाइल है, काम दोनों ही करती है, लेकिन आपको समय के हिसाब से अपने आप को बदलना सीखना होगा। कब पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टाइल की जरूरत है, कब नेगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल की जरूरत है। एक है सुपरवाइजरी स्टाइल, ये 2 प्रकार की होती है। सुपरविजन किया जाता है, लोगों को सुपरविजन करना। आज हर एनटीसी एंड अबाउ लीडर, हर आरटीसी एंड अबाउ लीडर, क्यों कहूं हर एसटीसी एंड अबाउ लीडर अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर चुका। मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो बेचारे स्टेज से नहीं बोल सकते थे, लेकिन यूट्यूब पे दहाड़ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दहाड़ रहे हैं, जबरदस्त लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और तूफान मचा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि उन्हें अपने लोगों की चिंता है। वो काम कर रहे हैं जो नए प्रयोगों से गुजरता है, वो लोगों को सुपरविजन में ला रहे हैं। और कुछ हैं जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड कर रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी के सारे रीजनल मैनेजर्स, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, हमारी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, सीईओ, सीओ, पूरा ऊपर का टोटल मैनेजमेंट आज प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है। हम प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएं, लोगों को कैसे प्रोडक्ट की जानकारी दें, कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाएं, ये सब चीजें सुपरवाइजरी स्टाइल में आती है। आपको और हमें मोटिवेशनल की दोनों स्टाइलें अपने अंदर डालनी होगी, सुपरवाइजरी दोनों स्टाइल, लोगों को भी केयर करना, लोगों की भी संभाल करना, लोगों से भी कनेक्ट होना, लोगों की भी देखभाल करना, और अपना प्रोडक्शन, आपका हमारा प्रोडक्शन क्या है? बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होना। आपका हमारा प्रोडक्शन क्या है? लोगों को रिक्रूट करना, नए लोग बिजनेस में लाना, रीपरचेज का ध्यान रखना, लोगों को प्रोडक्ट के डेमो, लोगों को प्रोडक्ट के यूज और लोगों को प्रोडक्ट के जितने रिजल्ट्स मिले हैं
वो सारे प्रोडक्ट की चीजें हमें लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेगी। लोगों से कनेक्ट होना पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप कहलाएगी। इसलिए लीडरशिप की 4 स्टाइल बता दी, 2 मोटिवेशनल स्टाइल वाली, 2 सुपरवाइजरी स्टाइल वाली। अब 3 स्टाइल है जो पावर स्टाइल में काउंट होती है। ऑटोक्रेटिक, डंडे से चलने वाली, निरंकुश वाली, राजतंत्र वाली लीडरशिप, अभी इसकी जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है? सब लोगों को साथ लेना, डिसीजन में सब लोगों को शामिल करना, एक दूसरे से कनेक्ट होना। और एक है फ्री रेन, तुम जैसे हो वैसे रहो, संसार चलता रहेगा, दुनिया जाए भाड़ में, कुछ पता नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, सब अपने अपने संभालो भैया, किसी का कुछ पता नहीं है क्या होगा। ये स्टाइल की भी जरूरत नहीं है, ये फ्री रेंज स्टाइल है। इसमें इंसान जिंदगी में लोगों को स्वतंत्र छोड़ देता है। नहीं, हमें इन 7 लीडरशिप स्टाइलों से ऊपर की एक ऐसी स्टाइल को अभी ग्रहण करना है जो सबसे ज्यादा आपको मार्केट में परिचय करवाएगी, आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। वो इन सब की बाप है और उसका नाम है सिचुएशनल लीडरशिप। ऐसी स्टाइल जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाती है। मैं पिछले 40 दिन में मोटिवेशनल की दोनों स्टाइल्स का परिचय ले रहा हूं। जहां नेगेटिव वाली काम कर रही है वहां नेगेटिव कर रहा हूं। कौन सी चीजें जो मोटिवेशन देगी नेगेटिव रूप में, मैं पॉजिटिव वाली मोटिवेशनल स्टाइल को भी काम में ले रहा हूं। जहां होप हो, गेन हो और फियर ऑफ लॉस हो, ये वाली समय के हिसाब से काम में ले रहा हूं। सुपरवाइजरी में हर ग्रुप के साथ काउंसलिंग करना, हर एक लीडर के साथ काउंसलिंग करना, अपने लोगों से कनेक्ट होना, उनको वो सारे हथियार बताना, उनको वो सारी चीजें बताना जो टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस ला सकती है। मैं ओरिएंटेड हूं लोगों के लिए और प्रोडक्शन के लिए। मैं अभी चारों स्टाइल काम में ले रहा हूं। और अब आपको बताता हूं सिचुएशनल लीडरशिप। इस दुनिया में इस सिचुएशन को कोई आदमी बेनिफिशियल में कन्वर्ट कर पाएगा जो सिचुएशनल लीडरशिप की 4 लीडरशिप में से एक स्टाइल को काम में लेगा। पहली लीडरशिप स्टाइल है डायरेक्टिंग, लोगों को निर्देश देना। अभी जरूरत नहीं है, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, उपदेश देने की जरूरत नहीं है, उपचार देने की जरूरत है। इसलिए मैं जब भी आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्टली उपचार दे रहा हूं। डायरेक्टली मेरी मीटिंग, पूरी मीटिंग का हिस्से को निचोड़ के देखोगे तो एक जगह खत्म होती है, आपके यहाँ बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट हो, आपके यहाँ धन कैसे जनरेट हो, आपके घर में खुशियां कैसे जनरेट हो, हमारे प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसे हो। सारी ट्रेनिंग को निचोड़ोगे तो डायरेक्शन वाली नहीं है, कुछ ऐसी है जो आगे आएगी। दूसरी है कोचिंग, कोचिंग वाली सिचुएशनल लीडरशिप। डायरेक्टिंग लीडरशिप है टेलिंग वाली, कोचिंग वाली लीडरशिप है सेलिंग वाली। यहाँ आइडिया सेल किया जाता है, लोगों को आइडिया सेल करके उनको कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इन दोनों की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी लीडरशिप की एक ऐसी स्टाइल है जिसकी वर्तमान में पूरे देश को जरूरत है, वो है सपोर्टिंग लीडरशिप। और चौथी लीडरशिप की स्टाइल है जो आपको डेलीगेट करने के लिए कहती है। और डेलीगेट करना, नियुक्त करना लोगों को, वो नियुक्त करने का काम अभी बाद का है, बाद में कर देंगे। अभी पूरे देश के हर आदमी के लिए ये बात लागू होती है, हर नेटवर्कर के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए, हर एक मानव मात्र प्राणी के लिए सपोर्टिंग लीडरशिप की जरूरत है। अरे सपोर्ट करो रे, हमें सपोर्ट करना है अपने लोगों को, हमें सपोर्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हमें सपोर्ट करना है अपनी इंडस्ट्री को, हमें सपोर्ट करना है हमारे देश की इकोनॉमी को, हमें सपोर्ट करना है हमारे घर की अर्थव्यवस्था को, हमें सपोर्ट करना है। अभी सपोर्ट का माहौल चल रहा है। और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आप 5000 लोगों से आज बात कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा, आपका चेक कैसे बनेगा। आपका अगर चेक बना तो देश की अर्थव्यवस्था में आपने बहुत अभूतपूर्व सपोर्ट दे दिया। इसलिए सपोर्टिंग लीडरशिप को काम में ले, सपोर्ट करो, सो मत। वो इंसान जो घर में बैठा है 40 दिन से और एक भी प्लान नहीं दिखाया, उसको पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी, प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। ये समय टेक्नोलॉजी को यूज करने का है, सपोर्ट करने का है ग्रुप को। वो आदमी जिसने अब तक आकर प्लान नहीं दिखाया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले वर्षों में कभी प्लान नहीं दिखाया, लेकिन बेचारे अभी टेक्नोलॉजी से प्लान दिखा रहे हैं। और मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो वर्षों से प्लान दिखा रहे थे लेकिन अब प्लान दिखाना बंद कर दिया, ये गलत है। लोगों से कनेक्ट होना बंद कर दिया, ये गलत है।
और कुछ लोग तो ऐसे थे जो ना तो पहले कभी कुछ उखाड़ पाए थे, ना अब कुछ उखाड़ पाएंगे, ना बाद में कुछ कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं लॉकडाउन निकल जाने दो, हम इतिहास बनाएंगे। अरे काय का इतिहास बनाओगे? जो बुरे समय में लीडरशिप का परिचय नहीं दे पाया वो खाक लीडर है। वो खाक क्या उखाड़ेगा दुनिया का? वो खाक कभी कोई कंट्रीब्यूशन दे पाएगा? अरे लीडरशिप है, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आए चलेगा, लेकिन आप प्लान दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आज जो भी लोग कुछ कर रहे हैं उनका कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लो करके दिखा दो, ऐसे होगा क्या? अरे मूर्खो, इनका काउंटिंग उन लोगों की श्रेणी में है, इनसे कुछ होगा कि नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन इनका नाम जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि इन्होंने उस वक्त निठल्ले बैठ के लोगों का मुंह देखा था या कुछ किया था, इनका नाम कुछ करने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए उस श्रेणी के लोग बनो जो सपोर्ट करते हैं। अभी पूरी दुनिया में उन लोगों की जरूरत है जो सपोर्टिंग सिचुएशनल लीडरशिप को लोगों तक दे सकते हैं। रोज सपोर्ट करो, एवरी मिनट सपोर्ट करो, एवरी आवर सपोर्ट करो, एवरी डे सपोर्ट करो। जो आपके हक में है, जो आपके बस में है वो सपोर्ट करो। प्लान दिखाओ जम के, और हर बार नया प्लान का मतलब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको नएपन के साथ प्लान, रिकॉर्डेड प्लान को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। हर बार बात कुछ अलग निकलती है। आज यही स्लाइड में महाराष्ट्र के ग्रुप के साथ दूसरी बार डिस्कशन कर रहा हूँ, एक आध ग्रुप के साथ दूसरी बार डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हर शब्द अलग होगा, मेरा व्यवहार अलग होगा, क्योंकि वो वक्त निकल गया, वो कल गया, वो परसों बीत गया, वो परले रोज बीत गया। अभी समय के परमाणु बदल गए तो मेरी आवाज और भाषा वर्गना बदल गई। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने अंदर नयापन लाओ, एवरी टाइम एक्साइटेड रहो और सपोर्ट करो लोगों को। वही लीडर कहलाएगा जो पूरे वक्त में बिजनेस कर जाएगा। दोस्तों, लॉकडाउन तो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग बिरले होंगे जो लोग इस बुरे समय पे बिजनेस कर जाएंगे। वो लोग बिरले होंगे जो ऐसे वक्त पे बिजनेस कर गए जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी। इसलिए सपोर्ट करो, लीडरशिप को सपोर्ट करो, पत्नी को सपोर्ट करो, बच्चों को सपोर्ट करो। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बड़े बड़े सांड हो रहे, खाए जा रहे हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, ना परिवार को, ना माता पिता को, ना घर को, ना बच्चों को। सांड होने से धंधा नहीं चलेगा, अपने आप को कुर्बान करने से धंधा चलेगा, अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने से धंधा चलेगा। अरे और नहीं तो इतने दिनों में कई लोगों से डिजिटली जुड़ जाते, और नहीं तो कितने लोगों को प्लान दिखा के सपोर्ट करते। अरे जैसा आप दिखाओगे वैसा कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए आपका प्लान यूनिक है, आपका फॉलोअप यूनिक है, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यूनिक है, इसलिए सपोर्ट करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इस स्लाइड को एक बार लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। रोहित जी कनेक्ट है अपन लोग? यस सर, सब कनेक्ट है सर, देख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर जी। सर दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी स्लाइड दिखाने वाला हूं जो मैंने कई लोगों के साथ पिछले 10 दिन में 20 दिन में शेयर की है। मैंने अभी कुछ किताबें निकाली, उन किताबों से वो चीजें ढूंढी कि दुनिया परेशानी के समय में या दुनिया अनिश्चित काल में अपने आप को कैसे आगे लेके जाती है, उनके आगे ले जाने के फार्मूलाज क्या थे। उन्होंने पद चिन्ह छोड़ दिए कि जब भी जिंदगी में मुसीबत में फंस जाओ तो हम पद चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं, उन पद चिन्हों को फॉलो करना, आप भी बाहर आ जाओगे। मैं आपको उन्हीं पद चिन्हों को जो दुनिया के सफल लोगों ने दिए हैं उनके मैसेज को आप तक कन्वे कर रहा हूं। एक ऐसा ग्राफ दिखा रहा हूं जिसमें एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस। प्रदर्शन और क्षमता आपकी वर्टिकल वाले पोजीशन पे है और टाइम जोन आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है। ये ग्राफ कहता है कि दुनिया में कभी भी किसी प्रकृति के द्वारा कभी किसी को कोई झटका लगता है तो एक ग्राफ बनता है, उसके भावों का, उसके विचारों का, उसकी प्रतिक्रियाओं का एक ग्राफ बनता है। अगर कोई झटका लगा, भूकंप आता है तो झटका लगता है, सुनामी आती है झटका लगता है, मंदी आती है झटका लगता है, कोई महामारी आती है झटका लगता है। जब भी वैश्विक रूप से कोई बड़ा झटका लगता है तो पूरी मनुष्यता की कौम नीचे जाती है, वो पूरी की पूरी कोप भवन में चली जाती है, डर जाती है और दहशत में चली जाती है। अभी क्या हुआ है, अभी कोरोना का सदमा लगा है। हमने वो समय देखा जो पिछले वर्षों में कभी नहीं देखा, जो हजारों वर्षों में नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ है कि आप और हम सब लोग घरों में कैद हो गए। कोरोना नाम का वायरस आ गया।
हजारों लोगों की जिंदगियां ले चुका, बहुत सारे लोगों के व्यापार को तबाह कर चुका, बहुत सारे लोगों की नौकरियों को तबाह कर चुका। ये झटका लगना ये प्रकृति का न्याय है, लेकिन दहशत में आना और नहीं आना ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर है। जो दहशत में आएगा वो फ्रस्ट्रेशन में आएगा और गुस्से में अपने आप को और नीचे लेके जाएगा, उसको निराशा होगी, उसको बहुत जबरदस्त क्रोध आएगा, उसको डिप्रेशन आएगा। एक बार झटका लगा, दहशत में आया, फ्रस्ट्रेशन में आया तो डिप्रेशन में जाएगा, और यहाँ जो अपने आप को नहीं संभाल पाया वो तबाही की तरफ जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो तबाही में चला जाएगा। अब आप और हम अपनी जिंदगी को एनालाइसिस करते हैं। मैंने 21 वर्ष की उम्र में जब होश संभालते हुए जिंदगी के झटकों को देखा तो मुझे झटका लगा, मैं दहशत में गया, मैं डर गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अनिश्चितकालीन समय आ गया जहां कल तक की रोशनी नहीं दिख रही। ऐसा समय आ जाता है तो दहशत होती है, फिर गुस्सा बड़ों पे, छोटों पे, लोगों पे निकलता है, निराशा होती है, क्रोध आता है, और फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन 21 वर्ष की आयु के बाद में फिर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। झटके तो लगे, लेकिन ये 3 काम मेरे साथ कभी नहीं हुए, सीधा 5 नंबर पे आया। और 5 नंबर है जो जिंदगी बनाता है, वो है मर्दानगी का गुण, वो है मस्कुलिन नेचर वाला गुण, वो है एक्सपेरिमेंट करने का टाइम और डिसीजन लेने का टाइम। अगर आप सदमे से गुजर रहे हो, झटके से गुजर रहे हो, लेकिन दहशत में मत आओ, घबराओ नहीं, फ्रस्ट्रेशन में मत आओ, डिप्रेशन में मत आओ, सीधा प्रयोग करो, नए प्रयोग करो, नए निर्णय लो। और अभी सबसे बड़ा नया प्रयोग हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो करना चाहिए वो एकमात्र प्रयोग है, कैमरे के सामने अपने आप को बार बार लाना, अभ्यास करना, बार बार लाना, अभ्यास करना, डिजिटली लोगों से जुड़ना, रोज प्लान दिखाना। आज इस पूरी मीटिंग में अभी 5000 लोग जुड़े हुए हैं। आप कल्पना करो, एक आदमी दिन में 5 लोगों को प्लान दिखाने का प्रयोग करे तो 5000 इंटू 5, दिन में 25,000 प्लान होंगे। एक दिन में 25,000 प्लान होंगे और 25,000 प्लान पर डे होंगे तो महीने में कितने होंगे? 7.5 लाख प्लान होंगे। सोचो, बड़े बड़े पीपीएसएस होते थे, बड़े बड़े एसएलएसएल, बड़े बड़े जीटीएस, बड़े बड़े आरटीपी और एलडीपी, तब भी इतने प्लान नहीं होते थे जितने प्लान अब हो सकते हैं। अरे जाने का, आने जाने का कई करोड़ों मिनट हमने कॉमन बचा लिए, आने जाने का करोड़ों रुपए का ईंधन हमने बचा लिया, कनेक्ट होने में जो समय लगता था वो बचा लिया। ये प्रयोग क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं दिख पा रहा आप लोगों को? जिनको दिख रहा है वो तो बिजनेस वॉल्यूम ला रहे हैं, जिनको दिख रहा है वो उनका चेक बन रहा है, जिनको दिख रहा है उनको खुशी हो रही है। आप कल्पना करो कि इस वक्त जो प्रयोग कर रहा है उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। मेंढक के लिए विज्ञान कहती है जमीन में चाहे 100 फीट हो नहीं मरता, लेकिन दही में अगर गिर जाए तो मर जाएगा। 2 मेंढक दही की भगोनी में गिर गए और दही की भगोनी में गिरते एक मेंढक ने सोचा आज तो मरना तय है, मरेंगे, और दूसरे मेंढक ने देखा अब मरना तो है ही, प्रयोग करने में क्या जाता है। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, हाथ पांव हिलाना चालू किया, इतना तेज हिलाया, मौत को नजदीक देख के इतना तेज हिलाया कि दही मक्खन बन के ऊपर आ गया और वो जंप मार के बाहर आ गया। अरे कब प्रयोग करोगे भैया? मैंने तो जिंदगी में हमेशा प्रयोग किए। जब मेरी फॉर्च्यूनर डूबी और 7 लाख का नुकसान सामने देखा था, मैंने प्रकृति के साथ प्रयोग किए। जब मेरा व्यापार तबाह हुआ था 2012 में, तब मैंने प्रयोग किए थे। जब हमारे व्यापार के ऊपर 2013 में फिर संकट आया, हमने प्रयोग किए थे। 2016 में संकट आया, हमने फिर प्रयोग किए। लेकिन कोरोना के काल में तो 22 मार्च को लॉकडाउन एक दिन का, 24 मार्च से लॉकडाउन लगातार बढ़ता चला गया और हमने पहले दिन से प्रयोग चालू किया। तो जहां लाखों बिजनेस वॉल्यूम आ रहा था वहां जीरो नहीं हुआ, जीरो से ऊपर की तरफ उठते चले गए। आपको प्रयोग करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं। पहले 6 नंबर का पॉइंट बता दूं, एक्सेप्टेंस और इंटीग्रेशन, स्वीकार्यता और एकीकरण। एक बार इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट मार लीजिए और लिखने वाले लिख लीजिए। कनेक्ट है अपन रोहित जी? यस सर, डन। ऑलराइट, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक बार इशारा कर देंगे। ऑलराइट, देखिए झटका लग चुका, दहशत में जिनको जाना था वो जा लिए और मर लिए, फ्रस्ट्रेशन में जिनको जाना था वो जा लिए, जिनको डिप्रेशन में जाना था वो जा लिए।
और आप में से अभी भी कोई इन 4 चीजों का आनंद लेना चाह रहा है तो ले लो, आपको जितना मजे लेने ले लो। हम तो 5वें पे और 6ठे पे आ गए। हम 5वें पे और 6ठे पे 40 दिन से हैं। हम 5वें पे और 6ठे पे 40 दिन से हैं भैया, 40 दिन से हैं। 40 दिन से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम 40 दिन में कितना आगे आ गए, हम 40 दिन में कितना बड़ा अचीवमेंट कर चुके। हम 40 दिन में लगभग पूरे देश में मेरे नेटवर्क से लगभग 50 लोग और उनकी टीम के कुछ लोग, ये कितना आगे आ चुके ये वक्त बताएगा। ये 2020 का एंड होते होते समय बताएगा। हमने प्रयोग समय पे किए, एक्सेप्ट किया, प्रकृति में जो मिला उसको हमने स्वीकार किया और हमने चीजों को असेंबल करने का कोशिश किया। अब चीजों को असेंबल आप भी कर लो। कैसे असेंबल करना है, आपको अपनी लाइफ में देखना है कि मैं जिस हिस्से का योगदान दे सकता हूं वो दूं। अभी मेरे पास क्या था, मेरे पास कुछ किताबें थी, कुछ सफल लोगों ने जो मुझे सिखाया वो अनुभव था, उससे मैंने प्रयोग किए और वो मैं पिछले इन 10 दिनों में लगभग 20,000 लोगों के साथ ये आइडियाज और विचार शेयर कर चुका। उससे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। हमने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, सक्सेस हासिल की। अब रिपीटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। जो सफल प्रयोग हो गए उनको रिपीट करने का समय आ गया। आपको और हमें रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? हमें एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। पहले एक्सपेरिमेंट करना। जो लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो आज पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, जो अब तक सदमे से बाहर नहीं आ पाए, अब तक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं गली के कुत्तों पे, अब तक फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं किसी दूसरे पे, किसी व्यक्ति पे, किसी व्यक्ति विशेष पे, अब तक डिप्रेशन का आनंद ले रहे हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग अब कनेक्ट होके ऊर्जावान हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं अब जिंदगी में कुछ करूंगा, जो कह रहे हैं कि अब मैं नए प्रयोग करूंगा क्योंकि मैं नए प्रयोग करने वाले व्यक्ति से आज मिला हूं। दोस्तों, मैंने नए प्रयोग किए, लीडर्स ने नए प्रयोग किए, सबने नए प्रयोग किए। ये जूम एप्लीकेशन 40 लोगों की 40 मिनट का काम करती थी, आज हम हजारों लोग जुड़ चुके, कई घंटों तक जुड़े रह सकते हैं। ये प्रयोग ही तो था। संकेत सर ने पूरा सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, ये प्रयोग है। पूरे ग्रुप की मदद हो रही है, ये उनका सपोर्टिंग नेचर है। आज हम सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे घर पे आज इंटरनेट ने धोखा दे दिया, जबरदस्त तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं गांव में से, खेतों में से, पहाड़ों में से चल के संजय जी के पास पहुंच के अगर आपको ये दे सकता हूं, ये बात आपसे कर सकता हूं, तो आप कल्पना करो कि जिंदगी में जो इंसान के पास जो है वो सपोर्ट करो, जिसके पास जो है वो डिसीजन ले, जो अपने हिस्से का योगदान कर सकते हो। तो क्या करो अपने हिस्से का योगदान? अपने हिस्से का पहला योगदान, वीडियो कॉल पे आना चालू करो, डेली 5 लोगों को प्लान दिखाना चालू करो, अपने आप को सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करो। आप जितना ज्यादा रोज लोगों से कनेक्ट होंगे उतना ही बिजनेस वॉल्यूम होगा। नए एक्सपेरिमेंट क्या करो, कैमरे के सामने अपने आप को फ्रेमिंग करना चालू करो। फ्रेमिंग किसे कहते हैं? इससे ऊपर इतना हिस्सा दिखना चाहिए, पूरी छत दिखने की जरूरत नहीं है। ये फ्रेमिंग सीखो। लेफ्ट में आपको बहुत बड़ा हिस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट में दिखाने की जरूरत नहीं है, और जितना कन्वीनियंट हो वहां तक आपको दिखाना चाहिए। इसको कहते हैं बेस्ट फ्रेमिंग। कैमरे पे अपने आप को लाना, कैमरे पे अपने आप को प्रेजेंट करना एक कला है। इस कला को सीखने का एक ही मंत्र है कि कैमरा कहाँ रहना चाहिए। जो कैमरे की सही पोजीशन सीख गया वो प्लान दिखाने में नहीं डरेगा, वो फियर जोन से लर्निंग जोन में आ जाएगा। और कैमरा यहाँ रहना चाहिए। कैमरे की जो हाइट है, अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, घर पे रहता हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, अभी मैं संजय जी के यहाँ बेड पे बैठा हूँ, तो मैं आपको कितना फ्रेमिंग दिखा रहा हूँ, मैं एक बार अपने आप को देखता हूँ। देखिए मैं कितनी फ्रेमिंग में हूँ। आपको बेड नहीं दिख रहा, आपको इस तरह की चीजें नहीं दिख रही, आपको इस तरफ का वातावरण नहीं दिख रहा। ये क्या है? ये चीजें कहती है कि मैं आपके सामने बेस्ट फ्रेमिंग में हूं, मैं कनेक्ट हूं आपसे, मेरे लाइट सामने की तरफ है। लाइट अगर पीछे की तरफ से आएगी तो सामने वाला व्यक्ति प्लान नहीं देख पाएगा, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कैमरे की फ्रेमिंग सीखो। अपने आप को परफेक्ट फ्रेमिंग के लिए चेस्ट के इस हिस्से पे कैमरे की लेंथ होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा कैमरे के सामने आने का प्रयोग करोगे, जितना जल्दी डिसीजन लोगे,
उतनी जल्दी अपना बिजनेस करोगे। और मैं जो आपको सिखा रहा हूं, अगर ये सीख गए तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, जब पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल जला के और कई घंटों दौड़ दौड़ के नेटवर्क बना रही होगी और लॉकडाउन खुल चुका होगा, तब भी आप बापू बनोगे, तब भी आप बिजनेस वॉल्यूम लेके आओगे। क्यों? क्योंकि आपको डिजिटली बिजनेस करना आ गया। जो डिजिटली बिजनेस करना सीख गया वो जीत गया। अपने आप को परफेक्ट फ्रेमिंग में लाना सीख लो। इसलिए परफेक्ट फ्रेमिंग में कैमरे पे लाना एक प्रयोग है। इंस्ट्रूमेंट को मोबाइल की जगह लैपटॉप पे यूज करना, ताकि लोगों को हॉरिजॉन्टल दिखें। जब आप मोबाइल पे आते हैं, जूम पे या वीडियो कॉल पे, तो आप लोगों को वर्टिकल दिखते हैं। वर्टिकल का अगर प्लान रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग को फिर हम एलईडी पे दिखाते हैं तो बहुत भद्दा चलता है वर्टिकल पोजीशन। इसलिए हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने का प्रयास करिए, बेस्ट फ्रेमिंग करिए, बेस्ट लाइटिंग सामने रखिए, और प्राकृतिक लाइट हो तो रोशनी सामने की तरफ लाइए। पीछे से खिड़की की रोशनी नहीं आनी चाहिए, लाइट की रोशनी नहीं आनी चाहिए, सामने से रोशनी आनी चाहिए। कैमरे के ऊपर इतना ही प्रयोग करो। फिर वो सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद लो। ट्राइपॉड जल्दी से खरीद लेना, जैसे अमेजोन खुले। एक मोबाइल को टांगने वाला माउंट खरीद लेना जो बोल्ट वाला हो, नहीं तो मोबाइल गिर जाएगा। ये नए प्रयोग हैं। फिर बोया का एक अच्छा माइक आता है जिससे आपकी वॉइस बहुत अच्छी जाएगी, ये नया प्रयोग है। फिर आपको एक छोटा ट्राइपॉड खरीद लेना चाहिए जो टेबल पे रख सको, बेड पे रख सको, कहीं भी रख सको। अभी जिंदगी बिल्कुल इजी है, लेकिन प्रयोग करोगे तब होगे। आपको नए प्रयोग करने का डिसीजन लेना चाहिए। रोज सुबह जितने बजे उठते थे उससे 1 घंटा पहले उठने लग जाओ। रोज जितने बजे नहाते थे उससे पहले नहाने लग जाओ। अपने आप को रोज सुबह पहले अप टू डेट दाढ़ी वाड़ी करके बिल्कुल चिकन बनकर रेडी हो जाओ। क्यों? क्योंकि अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना है भैया। हम वर्षों से घर में रहे तो माथे में ये घुस गया। माथा हमारा ये सोचता है कि मार्केट में जाएंगे तब ही नहाएंगे, कुछ काम में नहीं है तो क्यों नहाएंगे, कुछ काम में नहीं है तो क्यों फॉर्मल ड्रेस कोड पहनेंगे। अरे घर ही व्यापार है, घर ही ऑफिस है, घर ही शोरूम है, घर ही अब हमारा मंदिर है इस बिजनेस को करने का। इसलिए अपने आप को रोज अप टू डेट रखो, क्योंकि माहौल ड्रेस कोड से बनता है। अगर लुंगी में बैठ के, पजामे में बैठ के, बनियान में बैठ के धंधा करोगे, ये धंधा नहीं होगा। आपको अपने आप को अप टू डेट रखना होगा, अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली रेडी करना होगा, ताकि लोगों के सामने आप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सको। तो ये है नए प्रयोग जो आपको करने चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको असेंबल करने में और हेल्प करेगी, जो मैं आपको बताता हूं। ये जो बैकग्राउंड है, जिस कलर का बैकग्राउंड है उस कलर के कपड़े नहीं पहने। आज मैं मेरे घर पे जब प्रैक्टिस करने वाला था इसकी, तो मेरे पीछे डार्क बैकग्राउंड था और टी शर्ट मैंने लाइट पहनी थी। यहाँ आके मैंने कोट उतार दिया, फ्री हो गया, तो संयोग से पीछे भी डार्क, पीछे भी लाइट है और यहाँ भी लाइट है। आपको ऐसा नहीं करना। अगर लाइट कपड़े पहन रखे हैं तो डार्क बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड लाइट है तो कपड़े डार्क पहन लो, जैसा सहूलियत हो। और बैकग्राउंड कितना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हमारे बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, हम क्या दिखाएंगे। अरे कुछ भी लगा ले, कपड़ा, बेडशीट लगा ले, कुछ भी लगा ले भैया, कुछ भी नया प्रयोग करो। जब तक नया प्रयोग नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। इसलिए आपको नए प्रयोग करने ही चाहिए। नए प्रयोग करोगे तभी ये बिजनेस होगा और आपको ग्रोथ मिलेगी। इसलिए नए प्रयोग करिए और स्वीकार्यता के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ये है बैकग्राउंड। अब आपको नया प्रयोग क्या करना है? इंटरनेट का बैकअप रखिए, इंटरनेट का बैकअप रखिए और जबरदस्त तरीके से लोगों से कनेक्ट होने के लिए संसाधनों का यूज करिए। जिस एप्लीकेशन पे आप कनेक्ट होते हैं, चाहे व्हाट्सएप का वीडियो कॉल हो, चाहे आप जूम एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल वाली व्यवस्था हो, या जैसी भी आपके पास हो, इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करिए, इसको स्टडी करिए, इसके फंक्शंस को समझिए। ठाले मत बैठो, घर पे ठाले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ ना कुछ करोगे तो जरूर फलोगे, कुछ ना कुछ करोगे तो जरूर फलोगे भाई साहब। लेकिन कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, चल नहीं, अगर दौड़ नहीं सकते तो किसी ने कहा है चलो, चल नहीं सकते हो तो घिसो, अरे घिस भी नहीं सकते हो तो रेंगो चाहिए। लेकिन जिंदगी में कभी भी ठाले और निठल्ले मत बैठो, क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सीधा झटका लगा है, 5वें पे आ जाओ। आपको 5वें पॉइंट पे आना है, सीधा प्रयोगों पे आना है। आप जितना जल्दी प्रयोग करोगे उतना जल्दी बिजनेस में कामयाब होगे। और हर व्यक्ति जूम का यूज कर सकता है। वो अपने प्रोस्पेक्ट को एक साथ लोगों को इनवाइट करके जूम के ऊपर भी प्लान शो कर सकता है। जैसे आज हम लोग अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं,
अभी तक केवल डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक व्यक्ति को 1 to 1 दिखाया, दूसरे व्यक्ति को 1 to 1, तीसरे व्यक्ति को 1 to 1, चौथे व्यक्ति को, अगर आपने 7 दिन में 50 लोगों को प्लान दिखा दिया है, तो 50 के 50 लोगों को फिर यहीं पे, जैसे अपन पहले 1 to 1 करते हैं, फिर जीटीएस में लेके जाते हैं, फिर आरटीपी में लेके जाते हैं, फिर कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके जाते हैं, ऐसे ही करो। पहले 1 to 1 करो, फिर जबरदस्त सब लोगों को जूम के ऊपर ले लो, फिर जूम के ऊपर किसी लीडर को भी प्रेजेंट करवाओ, लाइव प्लान दिखाओ। और लाइव प्लान दिखाने के लिए संजय जी वो है फोल्डर, अपना फोल्डर, बिजनेस फोल्डर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस कश्मकश में फंसे रहते हैं। फोल्डर नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी। प्रोडक्ट लीफलेट, ब्रोशर, कोई भी बुक, कोई सी बुक भी होगी तो चलेगी। देखिए, एक प्रयोग करिएगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सर टेक्नोलॉजी आती नहीं, हम अगर वीडियो कॉल पे आते हैं तो प्लान कैसे दिखाएं, हमारी स्लाइड सामने नहीं आती। अरे रो मत भाई, रो मत, ऐसे दिखाओ जैसे मैं दिखा रहा हूं। आप ये दिखाओ, उसको यूं करके दिखाओ। एम आई दिखा रोहित जी? यस सर, दिख रहा है, क्लियर है। ये पूरी बुकलेट दिखी आपको? यस सर। अब जब ये दिख सकती है और इस पे साफ लिख रहा है आप अपने शरीर का ख्याल रखें, तो ही शरीर आपका ख्याल रखेगा। समझ में आई? दिख रहा है सर। तो इससे प्लान दिखा दो ना, यूं कर करके इससे प्लान दिखा दो ना, यूं। ये तो भी प्रोडक्ट वाली बुक है, आप यूं प्लान फोल्डर से पूरा प्लान दिखा सकते हो भाई साहब, यूं प्लान दिखा सकते हो, यूं। क्योंकि वो बुकलेट तो बिल्कुल सिंपल है जिसमें प्लान है पूरा। यूं प्लान दिखाओ, इससे कनेक्ट होगे, इससे लोगों को आनंद आएगा, इससे आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। फिर जब एक साथ 50 लोगों को, 40 प्रोस्पेक्ट को जोड़ोगे, फिर अपने लीडर को इनवाइट करो। फिर जब उन लोगों में से कुछ लोग जुड़ जाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, उनको हाइप करो पूरे देश में। एक भी आदमी इस दौर में अगर जुड़ रहा है, वो आदमी पूरे हिंदुस्तान में प्रमोट होना चाहिए। उसका बिजनेस वॉल्यूम अगर बढ़ता है और अगर उसका चेक बन जाता है, तो आपको उसको पूरे हिंदुस्तान को उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना चाहिए। इस आदमी का चेक बना है। मेरे ग्रुप में पिछले 40 दिनों में 20 से ज्यादा लोग हैं जो जुड़ भी गए और चेक भी बने हैं, और उनको प्रोडक्ट नहीं मिले। तो वो जो रो रहे हैं ना, प्रोडक्ट नहीं मिले, वो रोते रहो। इनको 2,10,000 मिलेगा, इनको वीकली इनकम मिलेगी। प्रोडक्ट एक साथ ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। प्रोडक्ट में घुसने का समय बाद में आ जाएगा भैया, और अभी तो धीरे धीरे चीजें फेवरेबल हो रही है। लेकिन प्रयोग करो, जितने प्रयोग करोगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो आज के बाद जो सदमे में जाते हैं, उनको दहशत में जाना मना है। मैं पर्सनली आपसे अपील कर रहा हूं, दहशत में मत जाओ, डरो मत। किस्तों का क्या होगा? अमेरिका की किस्तें किधर गई? बर्बाद हो गया। मेरी कार की किस्त, अमेरिका का पूरी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। हजारों लोग जहां तबाह हो गए, इटली जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, कितने देश तबाह हो गए। आप सोच रहे हो आपकी किस्त का क्या होगा? आपके घर में राशन सरकार देगी, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो, आपको राशन पहुंचेगा आपके घर पे। घबराने की क्या जरूरत है? अरे क्यों टेंशन लेने की जरूरत है भाई साहब? पूरी दुनिया, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कोई ना कोई व्यक्ति, आपका समाज, आपका दोस्त, आपका हितैषी, आपका व्यवस्था, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो रही है। दहशत में क्यों जा रहे हो? बैंकों ने रिलीफ दे दिया, किस्तों के लिए रिलीफ दे दिया, अरे दहशत में क्यों जा रहे हो यार? लेकिन भारत के डीएनए की आदत है, सामूहिक मातम मनाने का मजा अलग ही है। उनको मातम मनाने में मजा आता है। मातम मत मनाओ, दहशत में मत जाओ, फ्रस्ट्रेशन में मत आओ, क्रोध में मत आओ, डिप्रेशन में मत जाओ। सीधा 5वें नंबर पे आओ। पहले से डायरेक्ट 5वां प्रयोग करो। जो जितने ज्यादा प्रयोग करेगा उतना बड़ा बिजनेस उसका होगा। अब हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम लोग वापस पीछे चलते हैं। मेरी बात को खत्म करूंगा, उससे पहले मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा और फिर कुछ प्रश्नों को लूंगा। आप लोग लिखने के लिए तैयार रहिएगा।